हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन देखा था। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं वो उस टाइम हमने रिफ्रैक्शन आगे की बातें याद की थी। अगर इंसिडेंट रेज है वो 0 एंड 90 के अलावा उसके बीच में कोई भी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ उसकी डायरेक्शन है चेंज होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो हमने डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे उसकी, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के लॉज देखे थे। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, और जो नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने एक ही प्लेन में होता है। दूसरा हमने देखा था साइन आई एंड साइन आर का जो रेशियो होता है वो कोई भी कलर और जो मीडियम दिया है उसकी पेयर के लिए कांस्टेंट होता है, और ये जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट है वो नहीं होता। एक वर्ड हमने डिस्कस की थी, बात की थी एक वर्ड की, वो था ओब्लिकली। ओब्लिकली का मीनिंग ऐसा टेढ़ा होना चाहिए, जैसे एग्जैक्ट 90 के एंगल पे या फिर सरफेस के साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट में जो रिजल्ट मिला पहले तो वो नोट कर लेते हैं। वो हमें मिला था, वो था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट है उसको डिनोटेट किया जाता है विथ n21। व्हाट इज n21? ये जो n21 है या फिर ये जो कॉन्स्टेंट है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। जो n21 है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1। n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1। डिपेंड किस पे है? तो जो ये n21 है मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज depends on types of मीडिया। मीन्स मीडियम कौन सा मीडियम है? ग्लास है तो अलग होगा, पानी है तो अलग होगा, ऑयल है तो अलग होगा, कस्टर्ड ऑयल है तो भी अलग होगा, केरोसिन है अलग होगा, अल्कोहल को है अलग होगा। मीडियम पे डिपेंडेड है। दूसरा डिपेंडेड है वो है टेम्परेचर पे। अगर आप सेम मीडियम पानी की ही बात कर रहे हो, जैसे हमने आगे एग्जांपल पानी का लिया था, लेकिन आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी एक कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। दूसरा डिपेंडेंट है कलर पे, कौन से रे की बात कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इट्स डिपेंड ऑन कलर ऑल्सो। अगर रेड कलर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, येलो का भी अलग है। कलर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। मीडियम सेम होने के बावजूद भी अगर एयर में से आप पानी की बात कर रहे हो फिर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड वेवलेंथ मीन्स कलर, क्योंकि सभी कलर की वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट उस पर डिपेंड है। ये जो n21 है ये है हमारा
विथ रिस्पेक्ट बात की है हमने, इसके लिए इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी के साथ जब कंपैरिजन होती है तब उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूँ आप है वो क्लेवर स्टूडेंट है तो आपकी किसी के साथ कंपैरिजन हुई है। अगर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते तब उसको बोला जाता है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फिर भी जितने भी कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं हम, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमने आगे भी बात की, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? जितने भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो में दिए जाते हैं वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हमने जो बात की वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि स्नेल्स लॉ की जो हमने बात की थी वही बात आगे कंटिन्यू की है, यहाँ से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रिलेटिव में से एब्सोल्यूट पे आते हैं, देखते हैं क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to vacuum is known as absolute refractive index। और इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो कुछ ऐसे भी, जो C है वो है स्पीड ऑफ n इज इक्वल टू C बाई बी, और जो C है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो V है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो अगर वैक्यूम में स्पीड है वो C है, और हमने जो आगे एग्जाम्पल लिया था हम फिर से उसकी ही बात करें, तो रेरर मीडियम में स्पीड थी वो थी V1, डेंसर मीडियम में स्पीड है वो है V2। अगर मानो रेरर मीडियम है वो है वैक्यूम, और जो डेंसर मीडियम है वो है एयर, सबसे रेरर मीडियम है कम से कम वो है वैक्यूम। तो यही एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू C बाई V1, ये हमने लिखा है फॉर एयर, एंड N2 इज इक्वल टू C बाई V2 दैट इज फॉर वाटर। और जो हमें चाहिए वो है N21, एंड N21 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बच्चों आप N2 एंड N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? N2 इज इक्वल टू C बाई V2, और जो N1 है वो है C बाई V1। हम C कट करें तो हमें मिलेगा 1/V2, उसके भी डिनोमिनेटर में 1 बाई V1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। दैट्स वाई
we have new formula and that is n21 is equal to n2 by n1 तो था ही, एक और मिला हमें v1 by v2, इसको भी याद रखना है हमें। ओके n2 by n1 या फिर n21 इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अगर यहां से तीसरा मीडियम होता तो सेम लिखते हैं n3 साइन और उसका जो एंगल होगा वो, उसके लिए जो एंगल चेंज हो रहा है वो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी ओब्लिकली और लास्ट वीडियो में देख रहे थे जो लाइट है हमारी वो कैसे पता चले मीडियम चेंज होने के बाद बेंड होगी नॉर्मल की ओर और नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखते हैं वो बात। दो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, सपोज इंसिडेंस एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा n1 वो छोटा है n2 से। जो हमारा लास्ट एग्जांपल था वही था, लाइट एयर में से वाटर में आ रही थी, मीन्स रेयर में से डेंसर में जाती। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। तो लाइट जो है वो रेयर में से डेंसर में जा रही है। मीन्स ये जो वैल्यू की अब बात करो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है। इसका मीनिंग क्या होगा, बीच में इक्वल की साइन है, अगर लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर छोटा है तो राइट साइड में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा ही होगा, तभी बीच में इक्वल की साइन आई है ना। यहाँ पे अगर 2/3 है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, 4/6 होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 2 ये छोटा है, ओके, तो 3/2 लेते हैं। यहाँ पे 3/2 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 6/4 होना चाहिए क्योंकि रेशियो सेम है। 6/4 मीनिंग तो वही हुआ 3/2 है ना। बीच में क्या साइन है, इक्वल की साइन। कहने का मीनिंग है इन लेफ्ट साइड इफ माई डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर देन राइट साइड मस्ट बी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। तो साइन आर लेस देन साइन आई है तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो एंगल भी आर क्या होगा, छोटा ही होगा, आई से क्या होगा, छोटा ही होगा। देखो इतना जो एंगल है हमारा, ये एंगल है ये आई जितना होगा, क्योंकि एक्स शेप जब भी बनता है तब एंगल क्या होता है, सेम होता है ना। देखो एक्स शेप बन रहा है, ये एंगल आई है तो इतना एंगल भी क्या होगा, आई ही होगा। लेकिन अभी हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, आर आई से क्या होना है, छोटा होना है, छोटा ड्रॉ करना है। यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो बड़ा हो जाएगा एंगल, इससे छोटा ड्रॉ करना है। ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ पे छोटा है यहाँ पे एंगल बड़ा नजर आता है, ये सब एंगल तो सेम ही हुआ, ये भी आई एंगल ही है और ये भी आई ही है, जगह छोटी है इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ लिख रहा हूं मैं। ये आई है उससे आर छोटा है, इसके लिए लाइट क्या हुई, बेंड हुई, कहां पे, नॉर्मल की ओर। ओके, सेकंड कंडीशन अगर आप सोचो तो क्या मिलेगा, अगर लाइट मानो डेंसर में से जो जा रही है वो रेयर में जा रही है, मीन्स जो लाइट आ रही है वो डेंसर मीडियम में, जो जिसमें से लाइट आती है उसको मैं 1 लिख रहा हूं। इसके लिए डेंसर में से लाइट जा रही है वो रेयर में जा रही है।
n1 बड़ा है, n2 छोटा है, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो उसका मीनिंग हुआ राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो राइट साइड का भी डिनोमिनेटर क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। मीन्स r इज ग्रेटर देन I। इसका मीनिंग हुआ लाइट में जो इंसिडेंट एंगल है, अगर ये जो मेरा डेंसर मीडियम होता और ये जो रेयर मीडियम होता, तो ये जो एंगल I है उससे R को क्या ड्रॉ करना है, बड़ा ड्रॉ करना है। तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कुछ ऐसी, है ना। तो जो फर्स्ट केस का अगर आप डायग्राम समझो तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये है इंटरफेस, मीन्स जो लाइन सेपरेट कर रही है वो, ये है हमारा नॉर्मल, ये है इंसिडेंस एंगल I, और ये जो है वो है इंसिडेंट रे। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जा रही थी, इतना एंगल भी I जितना ही है, लेकिन R को छोटा ड्रॉ करना है। लाइट बेंड्स होगी नॉर्मल की ओर। अगर आप सेकंड केस की बात करो, ये जो है हमारा इंसिडेंस एंगल है, मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट कुछ ऐसे जाएगी। यहाँ पे मीडियम है वो था रेरर, और ये जो मीडियम है वो है डेंसर। अभी बात कर रहे हैं हम सेकंड केस, वो है डेंसर टू रेरर। इतना एंगल भी क्या होगा, I जितना ही। अब लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे होगा। ये एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, यहाँ पे इतना जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है। बच्चे तो एक बात है वो आपको याद रखनी है, वो है अगर लाइट ट्रैवल करती है वो रेरर टू डेंसर है, तो क्या होता है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड होती है। तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है डेंसर टू रेरर, मीन्स सेकंड केस, तो क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इतनी बात है वो आपको कहीं पे आपकी बुक में नोट करके रखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं।